अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के हवाले से कि ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस क्या होता है। तो ये ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? देखिए, हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन होती है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है और एनर्जी रिलीज होती है। तो उसको हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। तो वो सेलुलर रेस्पिरेशन दो टाइप्स की होती है। एक होती है एरोबिक जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, दूसरी होती है एनारोबिक जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। तो चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन, दोनों के अंदर हमारे पास जो पहला स्टेप होता है वो दोनों के अंदर कॉमन होता है, जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्या है? ग्लाइकोलाइसिस हमारे पास जो रेस्पिरेशन है उसका ही एक प्रोसेस है, उसका ही एक स्टेप है, जो कि चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, दोनों के अंदर पहले पहले जो हमारे पास होता है ना स्टेप, वो है ग्लाइकोलाइसिस। सो ग्लाइकोलाइसिस हमारे पास क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हमारे पास ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। तो रेस्पिरेशन का मतलब होता है ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होना। तो रेस्पिरेशन का जो पहला स्टेप होगा ना उसके अंदर जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस, तो उसके अंदर ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है। किस में होती है? टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट के अंदर। और चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन, दोनों के अंदर ग्लाइकोलिसिस होता है। मतलब दोनों के अंदर जो पहले पहले हमारे पास ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है ना, वो किस प्रोसेस के थ्रू होती है? ग्लाइकोलिसिस के थ्रू होती है। सो इट्स एन एनएरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। ये हमारे पास ग्लूकोज की एनएरोबिक ब्रेकडाउन होती है इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास जो ग्लूकोज होता है वो दो मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट में टूटता है, उसको हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। बट ये एनएरोबिक होती है ब्रेकडाउन, मतलब कि इसके अंदर ऑक्सीजन की नीड नहीं होती। मतलब कि चाहे एरोबिक कंडीशन से तो भी ये होगा, अगर एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है तब भी ये होगा, क्योंकि ये एनएरोबिक ब्रेकडाउन है, मतलब कि इसके अंदर ऑक्सीजन की नीड नहीं होती। इट टेक्स प्लेस इन अ सीरीज ऑफ स्टेप्स ईच कैटेलाइज बाय स्पेसिफिक एंजाइम। अब ये जो ग्लाइकोलिसिस होता है जिसके नतीजे में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट, ये एक सीरीज ऑफ स्टेप्स में होता है। मतलब पूरी एक स्टेप्स की सीरीज होती है, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जिनके थ्रू ये ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है। ऑल दिस आर कैटेलाइज बाय स्पेसिफिक एंजाइम्स। ये सारे जो हमारे पास होते हैं ना स्टेप्स, इनका एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है जो कि उस स्पेसिफिक रिएक्शन को, स्टेप को कैटेलाइज करता है। ऑल दीज एंजाइम्स आर फाउंड इन साइटोसोल। विथ दीज एंजाइम्स एटीपी एंड एनएडी आर आल्सो रिक्वायर्ड। कह रहा है कि हमारे पास ये जो पूरा ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है ना, इसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं और हर स्टेप का एंजाइम होता है जो कि उस स्टेप को कैटेलाइज करता है। उसके अलावा उन एंजाइम्स के अलावा हमारे पास जो चीज़ रिक्वायर होती है ग्लाइकोलिसिस के लिए वो होता है एटीपी, और दूसरा हमारे पास एनएडी। एनएडी और एटीपी दो चीज़ें रिक्वायर होती हैं इसके एंजाइम्स के अलावा। और ये जो एंजाइम्स होते हैं ना ये साइटोसोल में होते हैं। मतलब कि ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है कहाँ पे होता है? साइटोसोल में होता है। और इसके लिए जो एंजाइम्स होते हैं वो भी कहाँ पे होते हैं? साइटोसोल में। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस कहाँ पे होता है, तो उसकी लोकेशन सेल के अंदर होती है, साइटोसोल। और दूसरा ये कॉमन क्वेश्चन होता है कि हमारे पास ये जो ग्लाइकोलाइसिस है ये एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है, एनारोबिक में। तो चाहे रेस्पिरेशन एरोबिक हो चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, कौन सी भी टाइप की रेस्पिरेशन हो, हर किसी के अंदर पहले पहले ग्लूकोज की ब्रेकडाउन दो मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट के अंदर होती है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। दोनों के अंदर ये स्टेप कॉमन होता है। उसके बाद हम जो ग्लाइकोलिसिस है उसको अब डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, हमारे पास जो ग्लाइकोलिसिस होता है उसको हम दो फेज़ के अंदर डिवाइड करते हैं। एक होता है प्रिपरेटरी फेज़, दूसरा होता है ऑक्सीडेटिव फेज़। तो हमारे पास जो प्रिपरेटरी फेज़ होता है वो कहाँ से होता है? ये हमारे पास जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज से लेके हमारे पास जो फॉर्मेशन होती है फास्फोराइलेटेड ट्रायोस की, मतलब कि ग्लूकोज से फॉस्फोराइलेटेड ट्रायोस की फॉर्मेशन तक जो फेज़ होता है उसको हम कहते हैं प्रिपरेटरी फेज़। दूसरा फेज़ होता है ऑक्सीडेटिव फेज़। इसके अंदर हमारे पास फॉस्फोराइलेटेड ट्रायोस से लेके हमारे पास जो पायरुवेट की फॉर्मेशन होती है उसको हम कहते हैं फास्फो ऑक्सीडेटिव फेज़। मतलब कि दो फेज़ के अंदर हम ग्लाइकोलिसिस को डिवाइड करते हैं। पहले फेज़ में ग्लूकोज से फास्फोराइलेटेड ट्रायोस बनता है, उसके बाद जो दूसरा फेज़ होता है उसके अंदर वो फास्फोराइलेटेड ट्रायोस से पायरुवेट तक पूरी फॉर्मेशन होती है, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फेज़। तो दो फेज़ हैं ग्लाइकोलिसिस के। अब इन फेसेस में क्या क्या होता है, क्या मतलब है प्रिपरेटरी फेज़ का, ऑक्सीडेटिव फेज़ का क्या मतलब होता है, इसको हम डिटेल में देखते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या कह रहा है हमें। देखिए, हमारे पास सबसे पहले होता है ग्लूकोज। अब ग्लूकोज जो होता है वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट के अंदर। पहला जो रिएक्शन है, पहला स्टेप ये है कि ग्लूकोज का कन्वर्शन होता है ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट के अंदर। यहाँ पे एक एटीपी यूटिलाइज होता है। तो एटीपी हमारे पास जब यूटिलाइज होता है तो ये कन्वर्ट होता है एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अंदर। तो वो जो फॉस्फेट यहाँ से निकलता है ना एटीपी से, वो यहाँ पे ग्लूकोज में ऐड हो जाता है और ग्लूकोज के सिक्स कार्बन पे वो ऐड होता है और ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट की फॉर्मेशन होती है। अभी जो ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट होता है ये कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट में। जो फ्रक्टोज है ये ग्लूकोज का आइसोमर होता है।
तो ये आइसोमराइज हो जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर। उसके बाद फिर से एक दूसरा एटीपी यहाँ पे यूटिलाइज होता है, और ये जो एटीपी यूटिलाइज होता है यहाँ पे ये एडीपी और फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, और फिर से दूसरा एक फॉस्फेट हमारे पास फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट पे नंबर 1 कार्बन पे अटैच होता है, और हमारे पास फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट की या 1,6 डाईफॉस्फेट की फॉर्मेशन हो जाती है। तो फ्रक्टोज 1,6 डाईफॉस्फेट की फॉर्मेशन कहाँ से हुई? ये हमारे पास फॉर्मेशन हुई फ्रॉम फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, जब एटीपी एक फिर से हाइड्रोलाइज हुआ और तब एक फॉस्फेट फिर से यहाँ से निकला, और ये फॉस्फेट हमारे पास जो निकला यहाँ से वो हमारे पास फॉस्फेट आगे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर कार्बन नंबर 1 पे अटैच हो गया, और फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट की फॉर्मेशन हो गई। उसके बाद हमारे पास जो फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट होता है, इसके अंदर क्या होता है? फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट ये हमारे पास कन्वर्ट होता है किसके अंदर? ये हमारे पास कन्वर्ट होता है सबसे पहले ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ट्रायोस फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होता है। ये कैसे होता है इसको हम समझते हैं। अब देखिए हमारे पास कौन सा कंपाउंड है, ये हमारे पास है फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट। तो हमारे पास जो फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट है, ये हमारे पास फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट सबसे पहले हमारे पास ये टूटता है 2 कंपाउंड्स के अंदर। एक कंपाउंड को हम कहते हैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और दूसरा हमारे पास होता है ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो ये हमारे पास 2 कंपाउंड्स होते हैं। फ्रक्टोज 1,6 जो बाईफॉस्फेट होता है वो इन 2 कंपाउंड्स के अंदर टूटता है, ब्रेकडाउन होती है उसकी। अब ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है, दूसरा हमारे पास है ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो ये जो दोनों कंपाउंड हैं ये हमारे पास ट्रायोस फॉस्फेट इनको हम कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रायोस फॉस्फेट, मतलब कि फास्फोराइलेटेड ट्रायोस या ट्रायोस फॉस्फेट इसको हम कहते हैं। तो फास्फोराइलेटेड ट्रायोस या ट्रायोस फॉस्फेट का क्या मतलब होता है? हमारे पास जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो उनमें जिनमें 3 कार्बन होते हैं उसको हम कहते हैं ट्रायोस। तो जब उस ट्रायोस से फॉस्फेट लगा हुआ हो तो उसको हम कहेंगे ट्रायोस फॉस्फेट। तो ये इस तरीके से ये ट्रायोस हैं जिनसे फॉस्फेट अटैच है, तो इसलिए इनको हम कहते हैं ट्रायोस फॉस्फेट। तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है, दूसरा है ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो ये दोनों बनते हैं। बट क्योंकि हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ये दोनों जो है ना, ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। क्या होते हैं? ये इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। और क्योंकि हमारे पास जो रिएक्शन है उसके अंदर आगे हमारे पास जो मेन चीज़ जो यूज़ होगी वो होगी ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और दोनों आपस में इंटर कन्वर्टेबल भी है। तो ये हमारे पास जो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम है ना, वो शिफ्ट हो जाता है इसके तरफ, मतलब कि ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर, क्योंकि ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, और ये आपस में दोनों कन्वर्ट हो सकते हैं। ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है, ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है। और जो रिएक्शन हमारे पास आगे होना है उसके अंदर जो मेन चीज़ है ना वो है ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो फिर ये हमारे पास डाइऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट ये इसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि इंटर कन्वर्टेबल है और आगे इसको इस्तेमाल होना है रिएक्शन में। तो ये जो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम है वो इसके तरफ शिफ्ट हो जाता है, और डाइऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट इसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास बन जाते हैं 2 मॉलिक्यूल्स किसके? ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जो ये फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट है इससे हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के बनते हैं। ये क्या है? हमारे पास ट्रायोस फॉस्फेट है या फास्फोराइलेटेड ट्रायोस है एक टाइप का। सो ये है हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के। अब हर मॉलिक्यूल जो होगा वो सेम रिएक्शंस अंडरगो करेगा। एक मॉलिक्यूल जो होगा उसके साथ वो सारे रिएक्शन होंगे, दूसरे के साथ भी वो सारे रिएक्शन होंगे। तो हर मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास अब वो सारे स्टेप्स होंगे, और इसी वजह से अब जो हमारे पास प्रोडक्ट्स बनेंगे वो 2-2 बनेंगे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल होगा उससे भी वो बनेगा, दूसरे से भी बनेगा, क्योंकि अब 2 मॉलिक्यूल हैं ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो पूरा फेस था ना, पहला फेस, इसको हम कहते हैं प्रिपरेटरी फेस। ये ग्लूकोज से लेके हमारे पास ये जो 2 मॉलिक्यूल बने ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के, इस फेस को हम कहते हैं प्रिपरेटरी फेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्लाइकोलिसिस के अंदर 2 फेस पड़े थे प्रिपरेटरी फेस, जिससे हमारे पास ग्लूकोज से टू द फॉर्मेशन ऑफ फास्फोराइलेटेड ट्रायोज। और फास्फोराइलेटेड ट्रायोज क्या होता है मैंने आपको डिटेल में समझाया, जो कि हमारे पास है ये ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो इसकी जो फॉर्मेशन हुई इसके 2 मॉलिक्यूल्स की, वहाँ तक का पूरा जो फेस है इसको हम कहते हैं प्रिपरेटरी फेस। प्रिपरेटरी फेस इस वजह से कहते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एटीपी यूटिलाइज होता है। ये एनर्जी रिक्वायरिंग फेस है, यहाँ पे एटीपी यूज़ होते हैं। वैसे तो रेस्पिरेशन का काम होता है कि एनर्जी रिलीज हो, तो ये जो हमारे पास ग्लाइकोलिसिस का पहला फेज है ना, यहाँ पे एनर्जी रिलीज नहीं होती, यहाँ पे देनी पड़ती है, एनर्जी रिक्वायरिंग फेज है। सो इसलिए इसे हम कहते हैं प्रिपरेटरी फेस। यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस की वजह से प्रिपेयर कर रहे हैं।
अब यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है प्रिपरेटरी फेज के अंदर, ड्यूरिंग दिस फेज ग्लूकोज बिकम्स फास्फोराइलेटेड, ग्लूकोज की फास्फोराइलेशन होती है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर, जो कि फिर आइसोमराइज होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर। फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर फिर से एटीपी हाइड्रोलाइज होता है, फास्फोराइलेशन होती है और फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बन जाता है। अब जो हमारे पास फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बना, तो ये हमारे पास जो फॉस्फेट आए थे वो एटीपी मॉलिक्यूल से है, और इस तरीके से दो मॉलिक्यूल्स एटीपी के कंज्यूम हुए इस फेज के दौरान। एक पहले हुआ जब ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हुआ, और फिर जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हुआ, तो ये दूसरा हमारे पास एटीपी यूटिलाइज हुआ। इस तरीके से दो मॉलिक्यूल्स एटीपी के इस फेज के दौरान कंज्यूम होते हैं। फाइनली जो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट होता है ये ब्रेक डाउन होता है इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ फास्फोराइलेटेड ट्रायोस, जो कि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और 3 फास्फोग्लाइसर एल्डिहाइड या 3 फास्फोग्लाइसरोस। तो ये जो दो मॉलिक्यूल्स हमारे पास बने ये इंटर कन्वर्टेबल थे, और क्योंकि हमारे पास आगे रिएक्शन के अंदर इसको जाना है 3 फास्फोग्लाइसरोस या ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को, तो इसी वजह से हमारे पास रिएक्शन का इक्विलिब्रियम इसकी तरफ शिफ्ट हो गया और इसके दो मॉलिक्यूल्स बन गए। अब हमारे पास हैं दो मॉलिक्यूल्स 3 फास्फोग्लाइसर एल्डिहाइड के। अब हर मॉलिक्यूल, अब हमारे पास जो भी आगे प्रोडक्ट बनेंगे उस ऑक्सीडेटिव फेज के अंदर वो सारे दो दो होंगे क्योंकि इसके दो मॉलिक्यूल्स होंगे। आइए देखते हैं कैसे होगा फिर पूरा प्रोसेस। हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स बने ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के। अब उससे आगे क्या होगा, अब उसके आगे हमारे पास ये जो दो मॉलिक्यूल्स हैं ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के, हर किसी के अंदर सेम प्रोसेस होगा, मतलब कि दो है ना, तो अब हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे वो दो दो होंगे। तो ये आपको जहन में चीज़ रखनी है। तो अब देखिए हमारे पास जो ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट होगा ये हमारे पास कन्वर्ट होगा 1,3 डाइफॉस्फोग्लाइसरेट के अंदर। कैसे कन्वर्ट होगा, देखिए हमारे पास यहाँ पे जो होगा क्या कि हमारे पास जो एन होगा वो एन आके इस पे एक्ट करेगा ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पे, और इसको ऑक्सीडाइज करेगा। इसको ऑक्सीडाइज कैसे करेगा, इसको ऑक्सीडाइज ऐसे करेगा कि इससे हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, इससे एक हाइड्रोजन निकलेगा, और वो जो हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ से ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से, ये हाइड्रोजन हमारे पास एन में ऐड होगा और NADH की फॉर्मेशन हो जाएगी। मतलब कि NAD है ना जो, ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को। तो मतलब कि NAD है ना जो हमारे पास, वो इस ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पे एक्ट करेगा और यहाँ से हाइड्रोजन हमारे पास रिमूव करेगा। तो उसका मतलब कि इसको ये ऑक्सीडाइज करेगा ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को, और वो जो हाइड्रोजन होगा वो ऐड हो जाएगा NAD में, और NADH की इस तरीके से फॉर्मेशन होगी इस स्टेप के दौरान। एक इसके अंदर ये प्रोसेस होगा। इसके दो स्टेप होते हैं। एक स्टेप के अंदर NAD जो है वो NADH में कन्वर्ट होता है, मतलब कि NAD रिड्यूस होता है, मतलब कि NAD में हाइड्रोजन ऐड होगा और ये रिड्यूस होगा, NADH की फॉर्मेशन होगी और ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। NAD इसको ऑक्सीडाइज करेगा ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा और वो इसमें ऐड होगा। दूसरा जो स्टेप हमारे पास इस प्रोसेस के अंदर होता है वो ये होता है कि यहाँ पे हमारे पास जो ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है इसके अंदर एक ही फॉस्फेट है जो कि थर्ड पोजीशन पे, और ये कन्वर्ट हो रहा है 1,3 डाइफॉस्फोग्लाइसरेट में। तो यहाँ पे दूसरा फॉस्फेट कहाँ से आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास साइटोसोल के अंदर फ्री फॉस्फेट पड़े होते हैं। फ्री फॉस्फेट मतलब कि बिल्कुल फ्री होते हैं, ये अलग सिर्फ फॉस्फेट ही होते हैं। तो ये जो फ्री फॉस्फेट होगा एक, वो ये पिकअप करेगा ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, 1,3 डाइफॉस्फोग्लाइसरेट के अंदर। मतलब कि दो चीज़ें हुई, एक तो NAD ने इस पे एक्ट किया और इसको ऑक्सीडाइज किया, हाइड्रोजन इससे रिमूव हुआ, उसके नतीजे में NADH की फॉर्मेशन हुई। दूसरी यहाँ पे चीज़ ये हुई कि यहाँ पे हमारे पास एक दूसरा फॉस्फेट जो फ्री फॉस्फेट था साइटोसोल में, वो यहाँ पे इसने पिक किया, यहाँ पे ऐड हो गया, और इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेशन हो गई 1,3 डाइफॉस्फोग्लाइसरेट की। इसके दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे क्योंकि हमारे पास ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के भी दो मॉलिक्यूल हैं, और इस तरीके से हमारे पास NAD के भी दो मॉलिक्यूल्स ही कन्वर्ट होंगे क्योंकि दो NADH के अंदर। तो ये चीज़ याद रखनी है आपको, दो दो चीज़ें बनेगी। अब उसके बाद हमारे पास ये जो 1,3 डाइफॉस्फोग्लाइसरेट है ना, ये हमारे पास कन्वर्ट होगा 3 फास्फोग्लाइसरेट के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट होगा, 3 फास्फोग्लाइसरेट के अंदर। कैसे कन्वर्ट होगा, यहाँ पे कुछ ये प्रोसेस होगा कि ये हमारे पास जो डाइफॉस्फोग्लाइसरेट है ना 1,3, अब इसमें से एक सिर्फ फॉस्फेट निकलेगा, बस इसके स्टेप के अंदर यही होगा, एक फॉस्फेट निकलेगा। जब 1,3 था और डाइफॉस्फो था, अब ये सिर्फ 3 फास्फोग्लाइसरेट हो गया, मतलब एक फॉस्फेट यहाँ से निकला। जो हमारे पास वो फॉस्फेट निकलेगा वो ADP को क्या करेगा, फॉस्फोराइलेट करेगा, और ADP से फॉर्मेशन हो जाएगी ATP की। मतलब यहाँ से जो हमारे पास फॉस्फेट निकलेगा वो ADP के साथ अटैच होगा और हमारे पास फॉर्मेशन होगी किसकी, ATP की। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। दो ATP के मॉलिक्यूल्स हमारे पास बन रहे हैं क्योंकि हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स हैं इसके 1,3 डाइफॉस्फोग्लाइसरेट के, तो दो फॉस्फेट निकलेंगे। दो ADP के मॉलिक्यूल दो ATP में कन्वर्ट होंगे, और हमारे पास इस तरीके से जो
1,3-डाइफॉस्फोग्लाइसरेट ये कन्वर्ट हो गया 3-फॉस्फोग्लाइसरेट में। अब जो 3-फॉस्फोग्लाइसरेट है ये हमारे पास कन्वर्ट होता है किसके अंदर, 2-फॉस्फोग्लाइसरेट के अंदर। ये कैसे कन्वर्ट होता है, देखिए हमारे पास होगा क्या कि हमारे पास ये जो 3-फॉस्फोग्लाइसरेट है ये हमारे पास कन्वर्ट होगा 2-फॉस्फोग्लाइसरेट में। सिर्फ और सिर्फ फॉस्फेट की पोजीशन चेंज होगी, जो 3 कार्बन पे अटैच था फॉस्फेट वो अब 2 कार्बन नंबर पे अटैच हो जाएगा और 3-फॉस्फोग्लाइसरेट 2-फॉस्फोग्लाइसरेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये जो दो दो लिखा हुआ है शुरू में ये हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स को इंडिकेट कर रहा है कि 3-फॉस्फोग्लाइसरेट के दो मॉलिक्यूल्स 2-फॉस्फोग्लाइसरेट के 2-फॉस्फोग्लाइसरेट के दो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे पास 2-फॉस्फोग्लाइसरेट बन गया। अब ये जो 2-फॉस्फोग्लाइसरेट है ये कन्वर्ट होगा फास्फोइनोल पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट होगा। कैसे फास्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, हमारे पास यहाँ पे एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है। इस स्टेप के अंदर एक वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है और उसके नतीजे में हमारे पास क्या होता है, ये जो फास्फोग्लाइसरेट है ना ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, फास्फोइनोल पायरुवेट के अंदर। और इसके दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे, दो फास्फोइनोल पायरुवेट के मॉलिक्यूल बनेंगे क्योंकि हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स थे 2-फॉस्फोग्लाइसरेट के। तो इस तरीके से फास्फोइनोल पायरुवेट की फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ से एक वाटर निकलेगा इस स्टेप के अंदर। उसके बाद हमें क्या कह रहा है, उसके बाद हमें कह रहा है कि इस फास्फोइनोल जो पायरुवेट है ना ये हमारे पास पायरुवेट में कन्वर्ट होगा। कैसे कन्वर्ट होगा, फास्फोइनोल पायरुवेट के अंदर जो फास्फेट है ना वो हमारे पास निकलेगा और वो एटीपी को एटीपी में कन्वर्ट करेगा और इस तरीके से हमारे पास फास्फोइनोल पायरुवेट से फास्फेट रिमूव होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा पायरुवेट के अंदर। और इस तरीके से हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स पायरुवेट के बन जाएंगे फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। एक मॉलिक्यूल था ग्लूकोज का वो टूटा और दो मॉलिक्यूल्स पायरुवेट के बन जाएंगे। देखिए अब हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास ट्रायोस फॉस्फेट होता है ना, ट्रायोस फॉस्फेट जो कि हमारे पास होता है ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। तो जो हमारे पास ऑक्सीडेटिव फेस होता है उसमें सबसे पहले हमारे पास वो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे पास ऑक्सीडाइज होते हैं। ऑक्सीडाइज होते हैं तो उसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होता है। हर हमारे पास जो ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट होता है उसके मॉलिक्यूल से, हर मॉलिक्यूल से दो हाइड्रोजन निकलते हैं। कितने निकलते हैं, दो हाइड्रोजन निकलते हैं। वही चीज़ यहाँ पे हमें बता रहा है कि दो इलेक्ट्रॉन्स एंड टू प्रोटॉन्स आर रिमूव फ्रॉम द फास्फोराइलेटेड ट्रायोस आर 3-फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड। जो हमारे पास 3-फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड या ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है उससे हमारे पास कह रहा है दो इलेक्ट्रॉन और दो प्रोटॉन रिमूव हो रहे हैं। मतलब कि हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन दो प्रोटॉन का क्या मतलब है कि दो हाइड्रोजन एटम रिमूव हो रहे हैं, क्योंकि हर हाइड्रोजन एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है एक प्रोटॉन। तो हमारे पास दो हाइड्रोजन एटम निकले या दो प्रोटॉन या दो इलेक्ट्रॉन, बात तो एक ही है। तो वही बताया कि दो हाइड्रोजन एटम निकलते हैं। सही है, जब हाइड्रोजन का रिमूवल होता है ना ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। मतलब कि ऑक्सीडेशन हम क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हाइड्रोजन का रिमूवल हो किसी भी कंपाउंड से तो उसको हम कहते हैं वो कंपाउंड ऑक्सीडाइज होता है। तो इसी वजह से हमारे पास ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट की क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, बिकॉज ऑफ द रिमूवल ऑफ टू हाइड्रोजन एटम्स आर टू इलेक्ट्रॉन्स एंड टू प्रोटॉन्स। जब हमारे पास दो हाइड्रोजन एटम्स निकलते हैं वो एनएडी में ऐड होते हैं और नतीजे में हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है NADH2 की। मतलब कि ये हमारे पास जो ट्रायोस फॉस्फेट था ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट था उससे जब हाइड्रोजन निकले, दो इलेक्ट्रॉन दो प्रोटॉन निकले तो वो हो गया ऑक्सीडाइज। जबकि वो ऑक्सीडाइज हुआ तो NAD जो था उसमें वो ट्रांसफर हो गए। तो NAD में जब हाइड्रोजन ऐड हुआ तो वो हो गया रिड्यूस, क्योंकि हाइड्रोजन की एडिशन को हम रिडक्शन कहते हैं। तो वो रिड्यूस हो गया NADH2 में, दो हाइड्रोजन ऐड हुए तो NADH2 की फॉर्मेशन हो गई। तो NADH2 को कहीं काफ़ी जगहों पे NADH प्लस H+ भी लिखा जाता है। तो ये दो हमारे पास अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं रिप्रेजेंट करने के, NADH प्लस H+ या फिर NADH2 भी लिखते हैं। तो यही बात कह रहा है देयरफॉर इट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। इसी वजह से हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब कि इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी, ऑक्सीडेशन किसकी हुई, ऑक्सीडेशन हमारे पास हुई इसकी 3PGA, मतलब कि 3 हमारे पास जो फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड है उसकी हमारे पास हुई ऑक्सीडेशन। जब वो ऑक्सीडाइज हुआ तो वहाँ से जो हाइड्रोजन निकले वो NAD में ट्रांसफर हुए तो NAD हो गया रिड्यूस। दो चीज़ें साइमल्टेनियसली हो रही हैं, इसी वजह से इस रिएक्शन को हम क्या कह रहे हैं, ये हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन। तो ऑक्सीडेटिव फेज हम इसी वजह से कहते हैं क्योंकि इसके अंदर हमारे पास जो फेज के अंदर जो हमारे पास सबस्ट्रेट होता है, मतलब कि जो कंपाउंड होते हैं ना उसमें ऑक्सीडेशन होती है। जैसे इसके अंदर हमारे पास सबस्ट्रेट था ट्रायोस फॉस्फेट, वो क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ। ड्यूरिंग दिस फेज 4 ATP मॉलिक्यूल्स आर आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन एट टू डिफरेंट स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस। यहाँ पे हमारे पास दो ग्लाइकोलिसिस के स्टेप थे जहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास हर स्टेप में दो दो ATP के मॉलिक्यूल बन रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सबस्ट्रेट अब दो है ना। तो दो दो हर किसी से दो दो, तो टोटल 4 हमारे पास ATP मॉलिक्यूल्स बन गए और हर स्टेप में दो बन रहे हैं क्योंकि दो सबस्ट्रेट है। तो इस तरीके से 4 ATP मॉलिक्यूल्स बन गए हमारे पास।
और ये सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, बिकॉज सबस्ट्रेट जो है ना हमारे पास डायरेक्टली उससे फॉस्फेट रिमूव हो रहा है और वो एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब कि एटीपी की जो फास्फोराइलेशन हो रही है ना, और उससे ही हमारे पास एटीपी बनता है। एटीपी कब बनता है? जब हमारे पास एडीपी है उसके अंदर फॉस्फेट ऐड होता है, मतलब एडीपी है ना, जब उसके अंदर फॉस्फेट ऐड होगा तो हम उसको कहेंगे कि वो क्या है, हमारे पास एटीपी की फॉर्मेशन होगी। तो एटीपी की फॉर्मेशन कैसे होती है? एडीपी में फॉस्फेट ऐड होने से। तो फॉस्फेट के ऐड होने को हम कहते हैं फास्फोराइलेशन। और वो फॉस्फेट कहाँ से आया? वो फॉस्फेट सबस्ट्रेट से आया। तो ये फास्फोराइलेशन कौन सी हुई? सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। तो 2 स्टेप्स पे हमारे पास सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन से हमारे पास 4 एटीपी प्रोड्यूस हो रहे हैं, जबकि हमारे पास फाइनली 2 मॉलिक्यूल्स पायरुवेट के बने, 2 मॉलिक्यूल्स NADH2 के भी बने यहाँ पे, और 4 एटीपी की फॉर्मेशन हुई। 2 NADH2 के भी मॉलिक्यूल्स बने थे, जो हमारे पास रिएक्शन था जिसपे हमारे पास जो 3 फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड था वो हमारे पास 1,3 डाइफॉस्फोग्लाइसरेट में कन्वर्ट हुआ था। उस प्रोसेस के दौरान बने थे हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स किसके? NADH2 के। और 4 एटीपी बने, जिसमें से हमारे पास नेट गेन 2 एटीपी का ही हुआ। 2 एटीपी का नेट गेन क्यों हुआ? क्योंकि हमारे पास इसी वजह से नेट गेन 2 एटीपी का हुआ, क्योंकि हमारे पास 2 एटीपी तो कंज्यूम हुए थे पहले, 4 बने 2 कंज्यूम हुए, तो नेट गेन 2 का ही होगा। फिर पायरुवेट प्रोड्यूसेस एट ग्लाइकोलिसिस हैव 3 मेटाबॉलिक पाथवेज अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ एंजाइम इन ऑर्गेनिजम्स, इट मे बी एनारोबिक और एरोबिक। हमें कह रहा है कि जो पायरुवेट ग्लाइकोलिसिस के अंदर बनता है ना, ये 3 मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं, उनके अंदर जा सकता है। मतलब कि पायरुवेट या तो ऑक्सीडाइज होगा और ये उसके थ्रू हमारे पास कन्वर्ट होता है एसिटाइल को एंजाइम ए के अंदर, और वो क्रेब्स साइकिल में जाता है। एक ये पाथवे होता है जब एरोबिक कंडीशन होती है। जब एनेरोबिक कंडीशन होती है तो हमारे पास या तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है उसकी, या फिर हमारे पास होती है फर्मेंटेशन कौन सी? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। वो सारा डिपेंड करता है कंडीशंस पे और ऑर्गेनिज्म के अंदर एंजाइम्स कौन से, उस लिहाज से वो पूरा डिपेंड करता है। जैसे एनेरोबिक कंडीशन होती है तो इंसानों के अंदर होती है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जबकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर होती है हमारे पास अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है। नॉर्मली जैसे हमारे पास क्या होती है? एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, क्रेब साइकिल होती है ग्लाइकोलिसिस के बाद। तो मतलब डिफरेंट हमारे पास पाथवेज होंगे पायरुवेट के लिए। फिर ये हमारे पास पूरा ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस था जिसको हमने डिटेल में डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच।